से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी जीएस की 10वीं नंबर की क्लास है, ठीक है, यानी 10वीं नंबर की क्लास है और मैं कोशिश करूंगा कि आज ही आपको 11वीं नंबर की क्लास भी मिल जाए, क्योंकि आपके पुलिस सबसे पहले जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर है तो कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 30 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी नहीं होंगी, क्योंकि डर तो होता ही है बच्चों। और इस टाइम पे तो लास्ट टाइम पे पढ़ने का भी कहाँ मन करता है, बताओ, लग रहा होगा कि कुछ नहीं आता दिमाग में, तो वही चलता रहता है कि यार मुझे कुछ नहीं आता वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 15-16 दिसंबर तक 2 दिन तो आपको रिलीव, क्योंकि फिर लिखना मत, अगर जैसे आप 15-16 की क्लासेस देखेंगे तो बेसिक ऊपर ऊपर ही देख के जाना, आप लिखोगे नहीं भी तो पता लगा वहीं से क्वेश्चन आ गया, ये भी रहता है, ठीक है। तो मैं मेरी कोशिश जो है आप लोगों की 15 से 16 दिसंबर तक 25 क्लासेस, 26-27 हो सकता है 30 के 30 ही कराऊं। तो मैं ये आज ट्राई करूंगा कि अभी जैसे आपकी 10वीं नंबर की क्लास है, आज ही 11वीं नंबर की क्लास शुरू हो जाए, ठीक है। ये मैं कोशिश करूंगा बच्चों, कंफर्म तो नहीं कह सकता हूं। और उससे पहले ही, यानी आप कोशिश करना जितने भी बच्चे 7 बजे से पहले ही इस वीडियो को कंप्लीट करके, और आने वाली होगी दूसरी वीडियो तो 7 बजे ही आएगी, ठीक है। तो जीएस की 10वीं नंबर की क्लास देखो, पहला टॉपिक है अनुसूचियां। क्या है? अनुसूचियां, शेड्यूल, ठीक है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, अनुसूचियां जो भारतीय संविधान व्यवस्था का टॉपिक है, ठीक है, पॉलिटी का। इसके बाद 2-3 क्लासेस के बाद हिस्ट्री और इकोनॉमी शुरू हो जाएगी। अनुसूचियां देखो, अगर आपसे ये पूछता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो आप बताओगे 8, ठीक है। अगर आपसे कभी ये पूछता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, और अगर आपसे ये पूछता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां, ठीक है। यानी मूल संविधान में कितनी थी 8, वर्तमान में कितनी है 12 अनुसूचियां, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट सीधे सीधे ही पूछता हो बार के बाद। इसमें पहला अगर कभी पूछेगा, पहली अनुसूची में है, देखो, राज्य प्लस संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, यूटी, ठीक है, क्षेत्र किस अनुसूची से संबंधित है? पहली अनुसूची, ठीक है। सेकंड से संबंधित बच्चों सब जो वेतन भत्ते व पेंशन, यानी संघ के जो भारतीय संघ के, लिखो, भारतीय संघ के पदाधिकारियों, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब, ठीक है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों, भारतीय संघ के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन से संबंधित अनुसूची, वेतन भत्ते वो पेंशन से संबंधित जो अनुसूची है वो कौन सी है बच्चों? दूसरी, ठीक है। तीसरे में लिखो भारतीय संघ के पदाधिकारियों की शपथ से संबंधित, ठीक है, ओथ जो लेते हैं तीसरी अनुसूची के तहत, ठीक है। चौथा लिखो आप लोग, इसमें ये क्वेश्चन आता है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्य प्लस यूटी, यूटी में कौन कौन से आएंगे? दिल्ली व पद्दुचेरी, ठीक है। यूटी मतलब संघ राज्य क्षेत्र, यानी राज्य प्लस संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली और पद्दुचेरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस जगह से कितने आएंगे, ठीक है, राज्यसभा में, ये बहुत आता है पेपर में, प्रतिनिधित्व, ठीक है, किस अनुसूची का हिस्सा है पूछेगा तो चौथी अनुसूची का। इसी प्रकार से 5वीं अनुसूची आती है बच्चों, जो शेड्यूल रीजन है, उन अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन पर नियंत्रण, ठीक है, प्रशासन व नियंत्रण लिखो। 5वां लिखो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र प्लस अनुसूचित जनजाति, जनजातियों का प्रशासन व नियंत्रण, ठीक है, प्रशासन व नियंत्रण कौन सी अनुसूची में? ये भी बहुत पूछता है पेपर में, 5वीं अनुसूची में, ठीक है। और 6ठी अनुसूची में राज्यों के नाम पूछेगा कि कौन कौन से राज्य से संबंधित हो, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम प्लस मेघालय प्लस त्रिपुरा प्लस मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि जो 6ठी अनुसूची में उसमें कितने राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, तो 4 राज्य, ठीक है। मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, ठीक है। कौन सी अनुसूची में? 6ठी। 7वीं अनुसूची में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच 3 सूचियां, यानी समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, उसका वर्णन किया गया है 7वीं अनुसूची में। यानी सीधे सीधे लिखो केंद्र राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ठीक है, केंद्र राज्य के बीच, सेंट्रल स्टेट, यानी केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, यानी पावर सेपरेशन के बीच शक्ति विभाजन। यानी अगर ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है कि केंद्र राज्य के भी शक्ति विभाजन कौन सी अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में। इससे 3 अनुसूचियां, 3 सूचियां बच्चों, एक को बोलते हैं संघ सूची, दूसरे को बोलते हैं राज्य सूची
और तीसरे को बोलते हैं समवर्ती सूची, ठीक है। ये बहुत पेपर में पूछा जाता है, समवर्ती सूची। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि संघ राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया है, या केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन कौन सी अनुसूची में, 7वीं। तो संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची पे कौन बनाएगा, राज्य सरकारें बनाएंगी। और समवर्ती सूची पे कौन बनाएगा, दोनों बनाएंगी, केंद्र और राज्य। और दोनों के सिमिलर होने की कंडीशन में केंद्र का कानून मान्य होगा, ठीक है। इतना ही यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। 8वीं अनुसूची में बच्चों 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा पेपर में पूछता है। 8वीं अनुसूची लिखो, इसके बाद लिखो 8th शेड्यूल। 22 भारतीय भाषाओं का जो है वर्णन किस अनुसूची में किया गया, 8वीं अनुसूची में। देखो 8वीं अनुसूची है 22 भारतीय भाषाओं का वर्णन। और ये प्रश्न 2 तरीके से पूछता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, या भारतीय संविधान में जो 22 भारतीय भाषाएं वो किसका, उसका वर्णन कौन सी अनुसूची में है, तो आपका 8वीं अनुसूची में, ठीक है। यहां से क्वेश्चन देखना, मूल अनुसूची में 14 भाषाएं थी बच्चों, मूल अनुसूची में कितनी भाषाएं थी पूछता है, तो 14 थी, ठीक है। यानी उसके बाद संवैधानिक संशोधन हुए, एक हुआ बच्चों 21वां संविधान संशोधन, लिखो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 के माध्यम से इसमें एक भाषा जोड़ी गई, उसको बोला गया सिंधी, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधी को भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया। इसके अलावा एक आया था बच्चों 71वां संविधान संशोधन 1992 में, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। इससे 4 भाषाएं और जोड़ी गई, कोंकणी, 3 भाषाएं, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ठीक है। ये बहुत पेपर में पूछा जाता है, कोंकणी, नेपाली व मणिपुरी, ये जो 3 और भाषाएं जोड़ी गई थी, ये कौन सी संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से, ठीक है। इसी प्रकार से एक तीसरा है बच्चों 2004 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, ये और भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। लिखो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2004, इसके माध्यम से 4 और भाषाएं जोड़ी गई इस अनुसूची में, और वो भाषाएं थी कौन कौन सी, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। लिखो संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, ये 4 और भाषाएं जोड़ी गई थी। तो यहां से बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो किस अनुसूची, संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में, या कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी किससे जोड़ी गई थी, या सिंधी किससे जोड़ी गई थी। या इससे क्वेश्चन ये पूछता है 92वां संविधान संशोधन 2004 के तहत इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी या नहीं जोड़ी गई थी। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आता बच्चों 9वीं अनुसूची, ठीक है। लिखो 9वीं अनुसूची, ये अनुसूची ऐसी है जिसके तहत पहली बार संविधान में संशोधन हुआ था, ठीक है। लिखो पहले संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था, पहला संविधान संशोधन 1951 से इसको जोड़ा गया। यानी अगर आपसे कभी ये पूछता है कि संविधान का पहला संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित था, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि 9वीं अनुसूची से संबंधित था, और इससे पहले संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था। इसमें बेसिकली क्या है बच्चों, जो अपने आप में बहुत राज्यों के, या मतलब इसमें सीधे सीधे बोलो कि जो विशिष्ट अधिनियम या विनियम है, या कि इसमें क्या होता था कि इसमें अगर कोई सब्जेक्ट डाल दिया तो उसको भी चैलेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें कुछ आपको करना नहीं है। तो अगला आता है 10वीं अनुसूची, ठीक है, 10th शेड्यूल। तो 10वीं अनुसूची में बच्चों दल परिवर्तन निर्भरता, ठीक है, यानी दल बदल विरोध है इसमें, ठीक है। लिखो दल बदल निर्भरता, यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अगर कोई राजनीतिक पार्टी से किसी चुनाव सिंबल से आप चुनाव लड़े हो, उसके बाद अगर आप दूसरे दल में शामिल हो जाते हो या आप अपने दल के खिलाफ वोटिंग करते हो, तो उसको दल बदल माना जाएगा। इसमें इस चीज से संबंधित प्रावधान है। यानी आप इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसको जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, ठीक है। तो इसको, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1952, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, कि दल बदल परिवर्तन कानून के संविधान संशोधन से द्वारा लाया गया 52वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा, ठीक है, 1985 के द्वारा बच्चों, 1985 के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखना 1985। इसके बाद आता है बच्चों 11वां, ठीक है, 11वीं अनुसूची, ये और भी इंपोर्टेंट है। 11वीं अनुसूची में बच्चों पंचायतों का प्रावधान, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। लिखो पंचायतें, ठीक है, ये आया था
73rd सुपर इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, और ये 93 में लागू हुआ था। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 29 विषय हैं। पंचायतों के लिए कितने विषय हैं पूछता है, तो 29 विषय आप लोगों को क्या बताओगे, सीधे सीधे पंचायतों के लिए इसमें है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों 12वां नगर पालिकाओं के लिए, जो कि 74वां संविधान संशोधन था 1992 का। ठीक है, यानी एक्ट 1992 का। तो लिखो नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। तो नगर पालिकाएं क्या है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन 1992 के तहत ये पूरा एक्ट आया था, और इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, तो यहां से मान के चले, अगर आप इतना अगर पूरा पढ़ के जाते हो अनुसूची में से, कोई ना कोई प्रश्न दिखने का हमेशा से क्या रहता है, चांसेस रहते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने इतना पोर्शन पढ़ लिया तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतर अपने आप में क्या मिल सकता है, रूट मिल सकता है आगे सिलेक्शन लेने का। कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न दिखेगा। ठीक है, तो जैसे आपने अनुसूची देखी, आपको ये भी पता होगा कि संविधान में कुछ समितियां होती हैं बच्चों। तो सेकंड लिखो संसदीय समितियां, उससे भी पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, संसदीय समितियां। ठीक है, संसद में बच्चों दो प्रकार की समितियां होती हैं। एक को बोलते हैं स्थायी समिति, यानी जो परमानेंट रहती है। दूसरे को बोलते हैं तदर्थ संबंधी। तदर्थ की नियुक्ति होते रहती कुछ समय के लिए, फिर अपनी रिपोर्ट देती, फिर डिसमिस हो जाती। ठीक है, तो स्थायी और तदर्थ यानी परमानेंट और एडहॉक में। एडहॉक मतलब तदर्थ मतलब जो कुछ समय के लिए होती हैं। स्थायी समितियां जो होती हैं वो वहां से क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सी संसद की एक स्थायी समिति का हिस्सा है। तो लिखो इसमें भी अलग अलग आती हैं, जैसे वित्त से संबंधित होगी, फाइनेंस से संबंधित समितियां होती हैं। इसके अलावा जो जांच से संबंधित समिति होती है, जांच समितियां लिखो। ठीक है, इसके अलावा जो आते हैं आपका परीक्षण व नियंत्रण हेतु गठित, किसी चीज का परीक्षण करना है या उसका नियंत्रण करना है, परीक्षण व नियंत्रण, क्योंकि संसद अपना काम इन समितियों के माध्यम से ही करती है। ठीक है, इसके अलावा सदन ऑब्लिक सेवा समिति होती है, सदन ऑब्लिक सेवा समिति। और इसी तरीके से एक और कमेटी का नाम लिखो, दैनिक कार्य हेतु गठित समिति। ठीक है, लिखो दैनिक कार्य हेतु गठित, दैनिक कार्य हेतु गठित। अब आपका प्रश्न यहां से कुछ नहीं पूछने वाला, आपका तो पूछेगा वित्त वाले से। वित्त की 3 प्रमुख समितियां हैं बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, बाकी कुछ नहीं पढ़ना आपको। एक को बोलते हैं लोक लेखा समिति, लिखो लोक लेखा समिति पहला। ठीक है, देखना पहला क्या लिखोगे, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति पहला हो गया क्या, लोक लेखा समिति। इसी के अलावा सेकंड होता है बच्चों प्राकलन समिति, क्या लिखोगे, प्राकलन समिति। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है, प्राकलन समिति। और तीसरा जो होता है बच्चों सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित समिति होती है, यानी सार्वजनिक उपक्रम की कमेटी बोलते हैं उसको। ठीक है, देखो सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित समिति होती है। ठीक है, तो 3 प्रकार की कमेटियां आती हैं, एक लोकलेखा समिति, प्राकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम। यानी अगर आपसे कभी ये पूछता है कि जो स्थायी समितियां होती हैं उसके अंदर वित्त से संबंधित कौन सी कमेटी है, तो सीधा सीधा आंसर होना चाहिए कि एक लोकलेखा समिति होती है, एक प्राकलन समिति होती है, एक सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित कमेटी होती है। अब यहां से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोकलेखा समिति, उसमें हमेशा याद रखना सदस्य संख्या पूछता है। इसमें कुल सदस्य होते हैं बच्चों 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और बाकी के 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, यानी लोकलेखा जो कमेटी होती है, संसद की स्थायी समिति है, इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से हैं और 7 राज्यसभा से। मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा, प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इससे 2 तरीके से क्वेश्चन, कौन सी कमेटी के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, प्राकलन। ठीक है, लिख के ब्रैकेट में लिखो सभी लोकसभा से। सभी कहां से लिखोगे, लोकसभा से। और तीसरी होती है बच्चों सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित समिति, उसमें भी 22 सदस्य होते हैं और 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, इसमें 22 सदस्य लिख दो, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकलेखा समिति, प्राकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित समिति, इनके जो मेंबर हैं 22 के 22 लोकलेखा में होते हैं, जो 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। प्राकलन समिति में सभी उससे और सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित कमेटी में ये मेंबर पूछता है। ठीक है, अब जो आपको यहां से क्वेश्चन आता है, जो सबसे बड़ी जो समिति होती है बच्चों, होती है प्राकलन समिति, जिसका कार्यकाल क्या होता है, 1 वर्ष का होता है। ठीक है, यानी सबसे बड़ी कमेटी कौन सी पूछेगा, तो
प्राकलन कमेटी मतलब और उसका कार्यकाल 1 वर्ष। इन तीनों में बताओगे कौन सी सबसे बड़ी है, जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर है, तो ये सबसे बड़ी कमेटी होगी, ठीक है, सबसे बड़ी, और कार्यकाल होगा इसका 1 वर्ष का, कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, ठीक है, प्राकलन समिति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से रहता है। इसके अलावा यहां से एक क्वेश्चन पूछता है जो भारत सरकार के लेखा से संबंधित है या उन पर कैग के प्रतिवेदन की जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति। ये लोक लेखा समिति से क्वेश्चन क्या आएगा, इसके क्या आगे लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म पे लिखो आप लोग, भारत सरकार के, यहां से लिखना है, ठीक है, भारत सरकार के, पूरा लिखना, भारत सरकार के विनियोग लेखा, ये टर्मिनोलॉजी अभी फिर बताऊंगा, ठीक है, उससे संबंधित है बजट से, विनियोग लेखा व उन पर कैग की रिपोर्ट की जांच, कैग मतलब कंट्रोलर जनरल जो होता है, ठीक है, आपका जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है ना, कैग 148 आर्टिकल में, तो विनियोग लेखा व उन पर कैग के प्रतिवेदन की जांच कौन सी कमेटी करती है, प्रतिवेदन की जांच कौन सी कमेटी करती है, ये करते हो बच्चों लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के द्वारा ये काम किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है, विनियोग लेखा व उन पर कैग के प्रतिवेदन की जांच कौन सी कमेटी करती है, लोक लेखा समिति, पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोक लेखा समिति है वो अपनी रिपोर्ट किसको देती है, लोकसभा के स्पीकर को। लिखो, लोक लेखा समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट किसको पेश की जाती है, लोक लेखा समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट दी जाती है लोकसभा स्पीकर को, ठीक है, ये भी पेपर में पूछता है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है, लोकसभा स्पीकर को देती है। इसके अलावा जो होती है इसका कार्यकाल भी होता है, क्या है, अध्यक्ष 1 साल का होता है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर करता है, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। देखो इसमें लिखो लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष है, और अध्यक्ष की नियुक्ति लिखो, अध्यक्ष की नियुक्ति, ये अध्यक्ष की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है, हमेशा देखना लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, सामान्यतः विपक्ष का नेता होता है इसमें, इसका तो लोकसभा स्पीकर ही इसकी क्या करता है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, ठीक है। इसी तरीके से जो एक कमेटी होती है बच्चों, जो मितव्ययिता को बताती है कि कैसे खर्च को कम किया जाए, कैसे जो फालतू के खर्चे उसको रोका जाए, यानी मितव्ययी बनो, मितव्ययी मतलब फालतू खर्चे नहीं करने, मितव्ययिता बरतनी है, वो जो है वो प्राकलन समिति है, ठीक है। लिखो, मितव्ययिता से संबंधित कौन सी कमेटी है, मितव्ययिता, ठीक है, मितव्ययिता से संबंधित जो कमेटी है वो प्राकलन समिति, इसको ध्यान रखना, ठीक है, यानी कैसे सरकार के खर्चों को कम किया जाए, कैसे फालतू खर्चों पर रोक लगाई जाए, इस पे संबंधित जो काम करती है वो मितव्ययिता कमेटी करती है, और सभी मेंबर इसके क्या होते हैं, लोकसभा से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। और तीसरा जो एक समिति और लिखो, याचिका समिति, उसके कितने मेंबर होते हैं, उसमें 15 मेंबर होते हैं, ठीक है, ये अलग कमेटी है, याचिका समिति, इसमें होते हैं 15 सदस्य, ठीक है। बाकी सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित जो होगी, जो गवर्नमेंट के अपने आप में उपक्रम हैं, जैसे ओएनजीसी है, गेल है, ये सब, ठीक है, जितने भी सरकार की कंपनियां हैं जहां सरकार का जो है वो स्वामित्व है, उससे संबंधित ये काम करती है, उनकी रिपोर्ट करती है, तो ये सार्वजनिक उपक्रम इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका आता है बच्चों, तीसरा पॉइंट लिखो, केंद्र राज्य संबंध, इससे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं मैं, केंद्र राज्य संबंध है, ठीक है, यानी सेंट्रल स्टेट अपने आप में रिलेशन। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है ये किस भाग से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध बच्चों, भाग बेसिकली 11 बार आता है, इसमें 11 ही इंपोर्टेंट है, ठीक है, 11 भाग में इसको देखने को आपको मिलता है। इसके अलावा इसमें जो आर्टिकल है बच्चों, अनुच्छेद आर्टिकल 245 से 255, 245 से 255, ये केंद्र और राज्य के विधायी संबंध से संबंधित है, यानी उनके जो कानूनी संबंध है, विधान से संबंधित है, वो किससे हैं, विधायी संबंध, आर्टिकल 245 से 255 तक, ठीक है, विधायी संबंध को बताता है। इसी तरीके से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं, केंद्र सरकार। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, जैसे 3 सूचियां बताई थी ना मैंने, केंद्र एक अवशिष्ट शक्तियां, देखो ये लिखो पहले आर्टिकल 248। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियों पे कानून कौन बनाता है पूछेगा, कानून बनाएगा इसमें केंद्र सरकार, ठीक है, संघ बनाता है इसमें कानून, केंद्र सरकार, ध्यान रखना, ठीक है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में पूछता है अवशिष्ट शक्तियां का, तो 248 मैंने बता दिया। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां ध्यान रखना केंद्र में निहित होती हैं, ठीक है, जैसे अभी मैंने 3 अनुसूचियां बताई आपको, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसका प्रावधान किस शेड्यूल में बताया था, 7th नंबर के शेड्यूल में। इसी तरीके से आपकी एक और चीज होती है, जो 3 के 3 अनुसूचियां हैं, उसके प्रावधान के अलावा उसका एक अनुच्छेद भी है, तो तीनों अनुसूचियों का वर्णन, तीनों जो
प्रावधान है मतलब अपने आप में जो तीनों सूचियों का, वो आर्टिकल 246 में, ठीक है। लिखूं संघ सूची, राज्य सूची अवलिक समवर्ती सूची, इसका जो वर्णन मिलता है वो मिलता है जो आर्टिकल 246 से। देखो संघ पे कानून कौन बनाएगा, एग्जाम में पूछेगा, केंद्र सरकार। राज्य पे कौन बनाएगा कानून, राज्य सरकार। समवर्ती पे कौन बनाएगा, दोनों बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपकी ये चीजें होती हैं, इसके अलावा एक और सूची होती है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसका वर्णन कहीं भी नहीं, उसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। उस पे जो कानून बनाएगी केंद्र सरकार बनाएगी, वो 248 में उसका वर्णन है। और ये जो प्रावधान लिया हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। अगर कभी पूछेगा अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित प्रावधान के, उस पर केंद्र कानून बनाएगा, किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो कनाडा के संविधान से हमने प्रेरित हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से एक आर्टिकल आता है बच्चों 249, आर्टिकल 249। इसमें क्या प्रावधान है, जो राज्यसभा है वो 2/3 सदस्यों के समर्थन से केंद्र को ये इजाजत देगा कि वो राज्य सूची के विषय में कानून बनाए। ध्यान से सुनना, संघ पे कौन बनाता है, केंद्र सरकार। राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। समवर्ती पे कौन बनाएगा, दोनों। लेकिन अगर आर्टिकल 249 एक्टिव होता है, उसमें लिखो राज्यसभा 2/3 सदस्यों के समर्थन से, सदस्य समर्थन से राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने की इजाजत दे सकता है, ठीक है। केंद्र को कानून बनाने को कह सकता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना कि राज्य सूची के विषय पे केंद्र को कानून बनाने की शक्ति कौन दे सकता है, राज्यसभा दे सकता है। आर्टिकल 249 के तहत ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से रहता है, ठीक है। और ये जो कानून होगा कितने समय तक के प्रभावी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष तक ही उसको प्रभावी माना जाएगा, उसके बाद उसको प्रभावी नहीं माना जाएगा। तो ठीक है, इसमें लिख लो 1 वर्ष तक प्रभावी, 1 वर्ष तक प्रभावी, यानी ऐसा कोई कानून है वो कितने वर्ष तक प्रभावी रहेगा, 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध का वर्णन किन अनुच्छेदों में है, सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, यानी केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध लिखो, ये खाली आर्टिकल लिखने हैं। प्रशासनिक संबंध, ठीक है, ये रहता है बच्चों आर्टिकल 256 से 263, ठीक है। लिखो आर्टिकल 256 से 263, ठीक है। ये प्रशासनिक संबंध हो गए। इसी प्रकार से आर्थिक संबंध लिखो, आर्थिक संबंध, ठीक है, लास्ट के हैं ये 268 से 281, आर्टिकल 268 से 281 तक, ठीक है। इसके अंदर आर्थिक संबंध के बारे में दिया गया है। एक क्वेश्चन आता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, यह मतलब किस आर्टिकल के तहत होता है, अंतर्राज्यीय परिषद, इसका होता है बच्चों आर्टिकल 263, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है। और ध्यान रखना अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, स्टार कर देना। ये पूछता है कि कौन से संवैधानिक है, नहीं है, तो अंतर्राज्यीय परिषद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसका जो गठन होता है राष्ट्रपति करता है, गठन कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसको गठित किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्षेत्रीय परिषद होती है, आंचलिक परिषद बोलते हैं, आपने सुना होगा, क्षेत्रीय परिषद। ये जो होता है ये गैर संवैधानिक है, ठीक है। इसका गठन संसदीय कानून से गठन हुआ है, लिखो इसको, संसदीय कानून से इसका गठन हुआ है, ध्यान रखना है इसको। इसको बोलते हैं क्या, क्षेत्रीय परिषद बोलते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष होता है, कभी कभी पूछ देता है कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, भारत का गृह मंत्री इनकी अध्यक्षता करता है। गृह मंत्री वर्तमान में जो अपने आप में है, ये हैं बच्चों 5 क्षेत्रीय परिषद, और छठे का हुआ था पूर्वोत्तर परिषद का 6, ठीक है। लिखो 1956 में, 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषदें थी जब गठित हुआ था, ठीक है। कौन सी, उत्तर दक्षिण मतलब पूर्व पश्चिम जो भी है, ठीक है, मतलब एक मध्य क्षेत्रीय परिषद थी, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, ये वो पढ़ते रहना। 1971 में एक और क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया जिसको बोला गया पूर्वोत्तर परिषद, यानी अभी 6 परिषद हैं, ठीक है। 1971 में पूर्वोत्तर परिषद, और इसका जो गठन हुआ था पूर्वोत्तर परिषद का 1971। तो क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि कितनी क्षेत्रीय परिषद है, तो आपका 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं, 6। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध में एक सरकारिया आयोग का गठन हुआ था बच्चों, वो हुआ था 1983 में, ठीक है। लिखो केंद्र राज्य संबंध हेतु
हेतु सरकारिया आयोग। बहुत पूछता है उसको, कब गठित हुआ था? 1983 में, 1983 में सरकारी आयोग का गठन हुआ था, केंद्र राज्य संबंध के लिए हुआ था। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1988 में, और इसमें 2 और मेंबर थे, एक थे बी शिवरामन और SR सेन। ठीक है, सदस्य लिखो, बी शिवरामन, और दूसरा जो अपने आप में इसका एक और मेंबर है बी शिवरामन के अलावा, उनका नाम है SR सेन। ठीक है, SR सेन लिख दो। 2 अन्य मेंबर थे, यानी टोटल 3 मेंबर थे, SR सेन। तो कितने सदस्य थे? 3। कौन कौन? एक तो सरकारिया जी हो गए, एक बी शिवरामन हो गए, एक SR सेन हो गया, और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी बच्चों 1988 में। ठीक है, 1988 में इसने अपनी क्या दी थी? रिपोर्ट दी थी। इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके अलावा आता है ज्योग्राफी के क्वेश्चन, जो कि अंतिम सीरीज है दर्रे। ठीक है, पहला लिखो दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे लिखना है आपको, क्योंकि दर्रों से भी क्वेश्चन पूछता है ये। तो पहला आप लोग क्या लिखोगे? दर्रे। ठीक है, यानी आज के दिन का कौन सा टॉपिक हो गया आपका? 4th दर्रे, ला। ठीक है, पास बोलते हैं इसको। पहला लिखो रोहतांग दर्रा, एक लिखो आप लोग क्या? रोहतांग दर्रा, और दूसरा लिखो सिपकीला, सिपकीला। दोनों ही कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा दूसरा लिखो आपको बोमडिला और बुमला, बोमडिला प्लस बुमला, दोनों ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश करना, आंध्र प्रदेश मत करना, अरुणाचल प्रदेश करना, ध्यान रखना इसको, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा लिखो आप लोग नाथुला, नाथुला व जेलेपला, दोनों ही कहाँ है? सिक्किम में, दोनों ही कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, इसके अलावा जो आपने एक और लिखा अरुणाचल प्रदेश में, सेला भी लिख दो इसको, यहाँ पे एक और कर दो, सेला, ला मतलब भी पास होता है। ठीक है, सेला, ये सबके सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है बच्चों एक चांगला लिखो, चांगला लिखा। ठीक है, इसके अलावा लिखो बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये कहाँ है? J&K, जम्मू कश्मीर में, और बनिहाल जोड़ता है बच्चों सीधे सीधे जम्मू व कश्मीर को। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है जम्मू व कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जम्मू व कश्मीर को क्या करता है? जोड़ता है, प्लस करता है। ठीक है, कौन सा? बनिहाल दर्रा। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों पालघाट, पालघाट है बच्चों केरल में, कहाँ है? केरल में, और ये जोड़ता है नीलगिरी व अन्नामलाई के बीच है। ठीक है, ये पालघाट है नीलगिरी की पहाड़ी व अन्नामलाई प्लस अन्नामलाई के मध्य लिखो, नीलगिरी व अन्नामलाई के मध्य कौन सा है? पालघाट। इसके अलावा भोरघाट लिखो अपने आप में, महाराष्ट्र में, भोरघाट, ये कहाँ लिख दो? महाराष्ट्र में। ठीक है, जहां आपने जम्मू कश्मीर वाला लिखा वहां पे एक और जोड़ दो, उसको जो जोजिला दर्रा, चांगला, बनिहाल, और एक और लिखो जोजिला, जोजिला दर्रा है। ठीक है, जोजिला कहाँ है? अपने आप में जम्मू और कश्मीर में, इसको भी आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपके दर्रे वगैरह कुछ नहीं पूछता है। ठीक, 5th आता है आपका बच्चों कर्क रेखा, क्या लिखोगे? कर्क रेखा, ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है 8 राज्यों से। अगर ये पूछेगा भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से, ध्यान रखना। वो राज्य लिखो, राजस्थान, गुजरात, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ये इन 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और इसकी वैल्यू क्या है कर्क रेखा की? 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, इसके बाद अंतिम लिखो आप लोग भारत का मानक समय, क्या लिखोगे? अंतिम भारत का मानक समय लिखोगे। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड जो टाइम है भारत का, वो मानक समय कौन सी रेखा को बोलते हैं? लिखो 6th लिखो, मानक समय, मानक समय। ठीक है, इसका मतलब मानक समय 82.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? पूर्व। ठीक है, ये है भारत का मानक समय, है इसको ऐसा लिखा होगा 82.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ऐसा जो भी लिखा होगा पूर्व या जो भी लिखा है, 82.5 डिग्री को मानक समय बोलते हैं। और ये इलाहाबाद की नैनी से होकर लिया गया है। ठीक है, लिखो इलाहाबाद नैनी से। और कितने राज्यों से जाता है? 5 राज्यों से। क्या क्या लिखोगे? यूपी,
MP, तीसरा लिखो छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, लिखो छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और भारत और इसके बीच कितने समय का अंतर है? 5.5 घंटे का। लिखो ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, लिखो भारत का मेन समय ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये था आपका जीएस का डे 10। ठीक है, 11 नंबर की क्लास भी आज की इवनिंग में आने की आपकी पूरी संभावना है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।